लेकिन अब उसके पैर कमजोर पड़ गए थे और वो हवा में कांपते हुए पते की तरह बेकाबू होकर थरथरा रहा था और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहां से खिसकने की जी जान से कोशिश कर रहा था। लेकिन वह बस इतना ज्यादा डरा हुआ था कि कुछ कर ही नहीं पा रहा था। शायद उसने अतीत में अनगिनत बुरे काम किए थे, शायद वह भी कई लड़ाइयों में शामिल रहा था। फिर भी कुछ चीजें, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो तलवारों की किसी भी लड़ाई या खून खराबे से कहीं ज्यादा डरावने होते हैं जितना उसने कभी देखा या अनुभव किया हो। जिस पल उसे मेरी असली पहचान पता चली, उसी पल उसका मनोबल पूरी तरह से टूट गया था। जब कोई इंसान इतने गहरे डर की गिरफ्त में आ जाता है तो उसका शरीर उसका कहना मानना छोड़ देता है। घुटनों का कांपना या लड़खड़ाना एक स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। उसने शुरू में आजाद होकर भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पैर धीरे धीरे और कमजोर होते गए और आखिरकार वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। पूरी तरह से हताश होकर वह पागलों की तरह अपने ही पैरों पर मुक्के बरसाने लगा और उनसे मिन्नतें करने लगा कि वे उसे थामे रखें ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग सके। लेकिन ये सब बेकार गया। मेरे सामने खड़े होकर वह अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत भी खो चुका था। मेरे भाइयों ने उसे पहले ही बड़ी आसानी से दबोच लिया था और उसे सीधे मेरे सामने घसीट लाए थे। मेरी नजर भीड़ पर घूमी और आखिर में उस लाल बालों वाली लड़की शियावली पर आकर टिक गई। बाकियों को भी यहां ले आओ, मैंने हुक्म दिया। वो लाल बालों वाली लड़की जो कुछ ही पल पहले मुझ पर गालियां बरसा रही थी, जैसे ही हमारी नजरें मिली पूरी तरह से जम गई। उसके चेहरे पर जो गर्व भरी जीत का भाव था वो पल भर में ही डर में बदल गया। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, आसपास की भीड़ दहशत में पीछे हट गई, ऐसे बिखर गई जैसे किसी महामारी से भाग रही हो। पल भर में वे पूरी तरह से अकेले पड़ गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनके बीच में पड़े। सिर झुकाए और शरीर कांपते हुए उन्हें मेरे सामने घसीटा गया। जब उन्हें मेरे सामने लाकर रोका गया तो वो लाल बालों वाली लड़की खुद को और संभाल नहीं पाई। अंकल नहीं, मेरा मतलब आपका मजाक उड़ाना नहीं था। मैं तो बस आना के साथ मजाक कर रही, हम तो मुंह बोली बहने हैं, है ना? प्लीज मेरे लिए कुछ अच्छा बोल दीजिए। आना ने उसकी तरफ एक ठंडी, बिल्कुल ही अनजानी नजर से देखा। किसने कहा कि हम बहनें हैं? कुछ ही पल पहले मैं कुत्ते की तरह तुमसे भीख मांग रही थी कि बस एक बार मेरी मदद कर दो। फिर भी तुमने मुझे मजाक और ताने के अलावा कुछ नहीं दिया, और अब तुम मेरी बहन होने का दावा कर रही हो। मैंने तुम में से हर एक को ठीक वैसा ही देख लिया है जैसे तुम असल में हो। एजे मेरे पास आया और बहुत ही विनम्र भाव से खड़ा हो गया। भाई लॉन्गिन डीड, बेवकूफों से हम कैसे निपटे? मैंने कैफेटेरिया के मालिक की तरफ देखा। वो पूरी तरह से ढीला पड़ गया था, जैसे मिट्टी का कोई बोरा हो। डर के मारे वह बुरी तरह कांपने लगा। भाई लॉन्ग नहीं, चेयरमैन लॉन्ग। मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था कि आप कौन हैं। अगर मुझे पहले से पता होता तो चाहे आप मुझे 100 या 1000 गुना भी हिम्मत दे देते, मैं कभी भी आपके या आपके बेटी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और ऊपर से नीचे की ओर उस आदमी को देखा जो कुछ ही पल पहले इतनी अकड़ दिखा रहा था। वो आदमी और भी ज्यादा डर गया। उसकी पैंट का निचला हिस्सा जल्दी ही गीला हो गया और उसे एक बदबूदार तीखी गंध आने लगी। चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। मैं तुम्हारा धंधा छीनने की कोशिश नहीं कर रहा था। हमारे डिब्बा बंद खाने की कीमतें भी बिल्कुल एक जैसी ही थी। अगर छात्र तुमसे खाना खरीदते तो वे आराम से कैफेटेरिया के अंदर बैठकर आराम से खा सकते थे, लेकिन अगर वे मुझसे खरीदते तो हवा या बारिश से बचने के लिए कोई छत तो दूर की बात, मेरे पास उन्हें बैठने के लिए एक भी मेज या कुर्सी नहीं थी। उन्हें स्कूल के गेट से काफी दूर बाहर तक चलकर जाना पड़ता था ताकि वे सड़क के किनारे उकड़ू बैठकर खाना खा सके। मुझे बताओ, इन सब मुश्किलों के बावजूद उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि मैं घमंडी था। मैंने अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम किया। मुझे जो भी सजा मिले मैं उसका हकदार हूं। मैं गलत था। लॉर्ड ड्रैगन, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। तुम्हें बस इस बात का एहसास हुआ है कि तुमने एक ऐसे इंसान से पंगा ले लिया है जिससे पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है। अभी तुम्हारी जुबानी माफी जिंदा रहने की एक बेताब कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। ये बस उस सजा से बचने की एक चाल है जो तुम्हें मिलकर ही रहेगी।
अजय खाने के स्टॉल पर मची अफरा तफरी के बीच गया और जमीन पर बिखरे खाने को नीचे देखा। भाई लोग, तुमने पहले दावा किया था कि तुम रोज 300 डिब्बे वाला खाना बेचते हो। क्या ये खाना गलती से जमीन पर गिर गया? क्या तुमने सच में इसके पैसे दिए थे? कैफेटेरिया का मालिक इस सवाल को ऐसे लपक गया जैसे कोई डूबता हुआ आदमी किसी सहारे को पकड़ लेता है। मैंने ये सब खरीदा था। मैंने देखा कि भाई लॉन्ग वहां खड़े होकर खाना बेचने में कितनी मेहनत कर रहे थे, इसलिए मैंने खासतौर पर यह सारा खाना खरीद लिया ताकि अब दुकान जल्दी बंद करके थोड़ा आराम कर सके। बिना किसी भाव के चेहरे के साथ मैंने पूछा, तो फिर क्या तुम्हें अब भी उम्मीद है कि मैं तुम्हें मुआवजे के तौर पर वो 45,000 युवान दूं? डर के मारे बॉस वांग जमीन पर सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अंधा हो गया था। जब मैंने एक असली दिग्गज को देखा तो उसे पहचान नहीं पाया। मैंने तुम्हें कुत्ते की नजर से देखा। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। अपनी दरियादिली दिखाते हुए मुंह जैसे छोटे आदमी की गलतियों को नजरअंदाज कर दो। बस मुझे एक कीड़े की तरह समझ कर जाने दो। प्लीज मुझे बख्श दो। ठीक है, क्योंकि तुमने इसे खरीदा है तो तुम ही इसे खाओ। वह हैरान होकर जम गया। एना ने भी जमीन पर खाने के ढेर की ओर इशारा किया और हैरानी से पूछा, ये सब खाना है? एक एक निवाला। अजय की आंखों में एक चमक कौधी। उसने उस आदमी के शरीर पर जोरदार लात मारी और दहाड़ा। क्या जो खाना हमारे भाई लॉन्ग ने अपने हाथों से बनाया है, क्या वो तुम्हारे खाने लायक नहीं है? है, बिल्कुल है। मैं इसे अभी खाऊंगा। कैफेटेरिया का मालिक लड़खड़ाते हुए खाने के ढेर की ओर भागा जो अब मिट्टी और कंकड़ पत्थरों से मिल चुका था, और सचमुच एक भूखे आवारा कुत्ते की तरह दिखते हुए जमीन पर रेंगते हुए उसे खाने लगा। वो पागलों की तरह मुट्ठी भर भर कर खाना अपने मुंह में ठूंस रहा था और बड़े बड़े भूखे निवालों में उसे निगल रहा था। मैंने उससे बेपरवाही से पूछा, इसका स्वाद कैसा है? मुंह में खाना भरे हुए वो खुशामद करते हुए बड़बड़ाया, ये बहुत स्वादिष्ट है, सचमुच बहुत स्वादिष्ट। जब ये इतना ही स्वादिष्ट है तो तुम आराम से बैठकर इसे पूरा खत्म क्यों नहीं कर देते? बॉस वांग की हरकतें अचानक थम गई। मामा मामा मालिक, यहां 300 लोगों का खाना है। मैं भला इसे पूरा कैसे खत्म कर सकता हूं? ये सुनते ही मेरे भाई तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गए। खत्म नहीं कर सकते हैं? कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उनके मुंह से ये शब्द निकलते ही मेरे दो भाई आगे बढ़े और बेरहमी से बॉसवांग का सिर खाने के ढेर में नीचे की ओर दबा दिया। उसके मुंह से बस दबी दबी सिसकने जैसी आवाजें ही निकल पा रही थी। मैंने पास खड़े उन हट्टे कट्टे गुंडों पर नजर डाली। भाई प्याओ जैसे लोग जो उतने ही ज्यादा डरे हुए थे। तुम लोग इसके साथी हो, है ना? क्या तुम लोग इसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आओगे? ये बस एक हल्की फुल्की बेपरवाह सी इशारा था, लेकिन आज है और बाकी लोग तुरंत मेरा मतलब समझ गए। एक एक करके उन्होंने भी उन गुंडों के सिर खाने में नीचे की ओर दबा दिए। आज ही ठंडे भाव से एक तरफ खड़ा था। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी मानो वो सीधे नरक की गहराइयों से आ रही हो। खाओ एक एक निवाला, अपनी प्लेटें पूरी तरह साफ कर दो। बेहतर होगा कि तुम अब भी पेट भरकर खा लो, क्योंकि अब तुम एक लंबे सफर पर निकलने वाले हो। उस एक सीधे साधे वाक्य ने कैंटीन के बॉस और उसके गुंडों को इतना ज्यादा डरा दिया कि उनकी तो जान ही निकल गई। बॉस वांग, हम किसके सफर पर निकलने वाले हैं? हम कहां जा रहे हैं? दरअसल हमारी कंपनी के अफ्रीका में कई हीरे की खदानें हैं, लेकिन वह जगह बहुत ही मुश्किल है। वहां लगातार युद्ध और जानलेवा बीमारियां फैली रहती हैं, इसलिए वहां काफी लोगों की मौत हो चुकी है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद तुम बस अपना एक हाथ या पैर ही घुमाओगे। 10 साल तक जी तोड़ मेहनत करने के बाद शायद तुम जिंदा वापस लौट पाओ, और अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो खैर निश्चिंत रहो। हमारी कंपनी बहुत ही इंसानियत पसंद है। कम से कम हम यह पक्का करेंगे कि तुम्हारी राख स्कूल को लौटा दी जाए। ये सुनकर कैफेरिया का बॉस और उसके हट्टे कट्टे गुंडे फूट फूट कर रोने लगे और पूरी तरह से टूट गए। नहीं, हम नहीं जाएंगे। प्लीज, क्या हम यहीं नहीं रह सकते? बेशक आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन युवांडा ग्रुप के पास ऐसे 1000 तरीके हैं जिनसे वो ये पक्का कर सकता है कि आप खुद रोते गिड़गिड़ाते हुए वहां भेजे जाने की भीख मांगे। कैफेटेरिया मैनेजर पूरी तरह से घबरा गया। घुटनों के बल गिरकर वो फर्श पर रेंगते हुए मेरी की तरफ बढ़ा। हाई लॉन्ग लॉर्ड ड्रैगन, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है।
प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूं। मुझे विदेश के किसी दूर दराज के इलाके में मत भेजिए। मैंने सुना है कि वहां के हालात बहुत ही बुरे हैं। वह इंसानों के रहने लायक जगह नहीं है। वहां भेजे गए आदमियों के या तो बम धमाकों में चिथड़े उड़ जाते हैं और उनके शरीर का आधा हिस्सा उड़ जाता है, या फिर वहां के स्थानीय उग्रवादी सड़कों पर उनके हाथ पैर काट डालते हैं। हमारा एक समझौता हुआ था। आपको सिर्फ उन देशों के सस्ते काम चलाऊ स्थानीय लोगों का इस्तेमाल करना था। आप मुझे वहां कैसे भेज सकते हैं? मैं तो इसी देश का नागरिक हूं। एक चीनी नागरिक। मैंने तो बस एक छोटी सी गलती की थी। इसकी सजा इतनी कड़ी तो नहीं होनी चाहिए। मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हारे चचेरे भाई हैं। क्या इसीलिए तुम इतनी मनमानी करते हो? तुम्हारी शिकायत कई बार की गई है, फिर भी तुम हर बार बच निकलते हो। असल में जिन माता पिता ने तुम्हारी शिकायत की थी, उनके बच्चों को किसी ना किसी बहाने से स्कूल से निकाल दिया गया। क्या इसमें कोई सच्चाई है? उसने मुश्किल से अपनी लार निगली और उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर भटकने लगी। खैर, ये तो उनकी अपनी गलती थी। उनके बच्चों के ग्रेड बहुत खराब थे और उनमें किसी सरकारी स्कूल में दाखिला पाने की काबिलियत नहीं थी। वे हमारे जैसे प्राइवेट स्कूल में आए, फिर भी उनमें हंगामा करने की हिम्मत थी। क्या उन्हें सबक सिखाना मेरा सही कदम नहीं था? ऐसा लगता है कि तुम्हारी नजर में ताकतवर का कमजोर को दबाना ही दुनिया का स्वाभाविक नियम है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आज मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, तो मैं भी तुम्हें अपनी मर्जी से दबा सकता हूं? भाई रोंग में मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने धीरे से उसके तेल लगे कंधे पर थपकी दी और फिर एक गहरी सांस ली। यह बच्चे अपने शारीरिक विकास के एक बहुत ही अहम दौर से गुजर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिजनेस में मुनाफे को सबसे ज्यादा अहमियत देना पूरी तरह से सही है, लेकिन जब बात इन देश के फूलों की आती है तो आपको कम से कम थोड़ी बहुत इंसानियत तो दिखानी ही चाहिए। अब आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ नरमी से पेश आऊं, लेकिन क्या आपने उस समय उन बच्चों के साथ जरा भी नरमी बरती थी? अगर आपने उन्हें इतनी बुरी तरह से मजबूर ना किया होता तो कौन सा समझदार बच्चा अपनी मर्जी से एयर कंडीशन स्कूल कैफेरिया छोड़कर चिलचिलाती धूप में धूल भरी सड़क के किनारे बैठकर डिब्बे में बंद खाना खाता? मुझसे गलती हो गई। इससे पहले कि कैफेटेरिया का मालिक अपनी बात पूरी कर पाता, मेरे आदमियों ने, जिनके चेहरों पर कोई भी भाव नहीं था, उसे घसीटकर वहां से हटा दिया। उसके रोने चिल्लाने की आवाजें धीरे धीरे दूर होती गई। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा आज ने अंदाजा लगाया था। तब तक आना के दोस्त बुरी तरह से कांप रहे थे और मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे। लाल बालों वाली लड़की शियावली बहुत ही दयनीय ढंग से रो रही थी और उसके चेहरे पर आंसुओं की बूंदें बनी हुई थी। अंकल, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम फिर कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा। मेरा इरादा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का कभी नहीं था। आखिर तुम अभी भी बच्चे ही तो हो। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूं, मन लगाकर पढ़ाई करो। अपना समय उन चीजों को पूजने में बर्बाद मत करो जो खोखली, बेमतलब और पूरी तरह से दिखावटी है, और स्कूल की चारदीवारी के अंदर खुद को बहुत बड़ा 30 मार्का समझने की और झगड़े मोल लेने की कोशिश मत करो। गुट बनाना, अपने आसपास तथा कथित कसम खाए भाइयों का झुंड जमा करना। तुम्हें शायद लगता होगा कि तुम बहुत बड़े तोप हो, कि तुम बहुत दबंग और प्रभावशाली दिखते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जिस पल तुम असली दुनिया में कदम रखोगे, ये बुरी आदतें, सड़कों का ये तथाकथित कायदा तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं करेंगी। वो बेकाबू होकर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू और नाक से बलगम बह रहा था। अगर तुम अब भी मेरी बेटी से मिलने और उसके साथ घूमने आना चाहते हो तो पहले अपने उन भद्दे बदनामी वाले बालों को वापस किसी सामान्य रंग में रंग लेना। ठीक है? वो सिसकते हुए सिर हिलाया। उस पल वो अपने अंदर उमड़ रहे डर और शर्म को और दबा नहीं पाया। उसके पैर सुन्न पड़ गए और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैंने एक गहरी सांस ली और उन पर और ध्यान नहीं दिया। चुपचाप जमीन पर पलटे हुए ठेले को साफ करने के काम में जुट गया। मैंने हमेशा एक सादा और गुमनाम जिंदगी जीने का इरादा किया था। अगर उन्होंने मुझे बार बार उकसाया ना होता, अगर उन्होंने बार बार मेरी सहनशीलता की सीमा पार ना की होती,
तो मैं कभी भी दोबारा इस तरह खुद पर लोगों का ध्यान खींचना नहीं चुनता। यह देखकर कि मैं खुद झुककर वो गंदगी साफ कर रहा हूं। मेरे आदमी तुरंत मेरी तरफ दौड़े आए और चीजों को वापस ठीक करने में मेरी मदद करने लगे। जब मैं सफाई कर रहा था तो मैंने आज ही से पूछा, बाहरी लोग मुझसे इतना डरते क्यों हैं? वे ऐसा दिखाते हैं जैसे हमारा युवांडा ग्रुप कोई अंडरवर्ल्ड का गैंग हो। मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। शायद इसलिए क्योंकि हम बस बहुत ज्यादा अमीर हैं। मैंने और कोई सवाल नहीं पूछा। जब ठेला पूरी तरह से ठीक ठाक हो गया, मैंने आना को हाथ हिलाकर इशारा किया, जो अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, कि वह मेरे साथ घर चले। आनंद चुपचाप मेरे बगल में चलता रहा और बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता रहा, क्योंकि हमारे पीछे अभी भी बिना कोई आवाज किए और जाने से इनकार करते हुए आज का लगभग 100 आदमियों का ग्रुप चल रहा था, जो सबसे वफादार अंगरक्षकों की एक टुकड़ी की तरह लग रहे थे। मैंने उसे वो अकेला बेंटो बॉक्स थमा दिया जो उस मुश्किल घड़ी में पूरी तरह से सुरक्षित बचा रह गया था। कितनी अफसोस की बात है, मैंने कहा, वो बेंट हो जो मैंने असल में तुम्हारे लिए बनाया था। मैंने तो चावल के ऊपर गाजर और हरी मटर को बड़े प्यार से सजाकर दिल का आकार भी बनाया था। आनंद ने वो भारी बेंटो बॉक्स ले लिया और अपनी आंखों के कोनों में बचे हुए आंसू पोंछ लिए। मुझे लगा था कि आज हम मर जाएंगे। उसने धीरे से कहा, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम एड्रिवर ड्रैगन हो। मैंने उसकी तरफ देखा और प्यार से पूछा, तुम वहां इतने डरे हुए थे तो फिर तुम बार बार मेरे आगे क्यों आ रहे थे? उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। चाहे मैं तुमसे कितनी भी नाराजगी क्यों ना रखूं इस बात के लिए कि तुम 15 सालों तक मेरी जिंदगी से गायब रहे, लेकिन आखिर तुम मेरे पिता ही तो हो। तुम वही इंसान हो जिसके इंतजार में, जिसकी यादों में मेरी मां ने वे सारे दिन और रातें बिता दी। मैं गहरी राहत महसूस करते हुए मुस्कुराया। पिछले 15 साल मैं तुम्हारे और तुम्हारी मां के लिए एक अच्छा पिता और पति नहीं बन पाया, लेकिन अब से मैं तुम दोनों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आनंद थक गया था। वह सड़क के किनारे रखे एक पत्थर के टुकड़े पर बैठकर अपने पैरों को आराम देना चाहती थी। मैंने जल्दी से अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला और उसके लिए उस पत्थर के टुकड़े से धूल को बड़े ध्यान से पोंछ दिया। जब वह बैठ गया तो मैंने उसके लिए उसका बंटू बॉक्स भी खोल दिया। मैंने उसे चॉपस्टिक्स थमा दी और एक पिता के तौर पर वो सब कुछ करने की कोशिश की जो मुझे करना चाहिए था, ताकि पिछले 15 सालों की कमी को पूरा कर सकूं। आनंद ने चॉपस्टिक्स तो ले ली, लेकिन उसने तुरंत खाना शुरू नहीं किया। मुझे बताओ, उसने पूछा, उस समय असल में हुआ क्या था? वह पूरी कहानी जिसमें तुमने अकेले ही 1000 आदमियों का सामना किया था। मैं वो सुनना चाहता हूं। आनंद की आंखों में देखते हुए जो जिज्ञासा और तारीफ दोनों से भरी हुई थी। मैं खुद को अतीत की यादों में खोया हुआ पाया। 15 साल पहले मेरे भाइयों, आज और बाकी साथियों, और मैंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की थी और उस चीज की नींव रखी थी जो आगे चलकर युवांडा ग्रुप बनने वाला था। मेरे भाई आज और बाकी साथी और मैंने मिलकर बिल्कुल जीरो से शुरुआत की और एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जो आगे चलकर युवांडा ग्रुप बनी। हम बस ईमानदारी से अपना काम करना चाहते थे और अपने परिवारों का पेट पालने के लिए रोजी रोटी कमाना चाहते थे। लेकिन उस समय का सामाजिक माहौल आज जैसा शांत बिल्कुल नहीं था। उस पूरे इलाके पर एक ताकतवर अपराधी गैंग का राज चलता था। जब उन्होंने देखा कि हमारा काम खूब खल खूल रहा है तो उन्होंने बार बार लड़ाई हथकंडे अपनाकर हमारे काम में दखल देने की कोशिश की और हमारे भाइयों को चोट पहुंचाई। हम सब उनसे दिल से नफरत करते थे और उन पर पूरी ताकत से हमला करने के लिए बेताब थे। एक ऐसी लड़ाई जिसमें जान भी जा सकती थी। फिर भी मैंने अपने भाइयों को याद दिलाया कि हम सबके परिवार हैं, जिनकी हमें देखभाल करनी है। ऐसे खूंखार अपराधियों से सीधे सीधे भिड़ने का मतलब होगा अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना। इसके बजाय मैंने तर्क दिया, हमें इस सिद्धांत पर चलना चाहिए कि चोरों को पकड़ने के लिए उनके लीडर को पकड़ो। मैं अकेला जाकर उनके बॉस को खत्म करूंगा। आनंद ने मुश्किल से अपनी आवाज और सिर हिलाया। मुझे पता है, मैंने अपनी मां की सहेलियों से तुम्हारी कहानी दबी जुबान में सुनी है कि कैसे तुम्हें तब तक परेशान किया गया जब तक तुम बिल्कुल बेबस होकर एक कोने में नहीं सिमट गए। जवाब देने के लिए तुमने पर्चियां निकालकर यह तय करने का फैसला किया कि कौन उस आत्मघाती मिशन पर जाएगा। एक ऐसा काम जिसमें जान जाने की 99% संभावना थी और वह पर्ची तुम्हारे ही नाम निकली।
मैंने आना से पूरी ईमानदारी से बात की। सच तो यह है कि उस मिशन पर जाने से पहले उस जानलेवा पर्ची को निकालने से भी पहले मैं डर और आशंका से भरा हुआ था। मुझे चिंता थी कि अगर मैं मारा गया तो किसी की जान लेने का भारी कर्म दोष मेरी आत्मा को शांति नहीं देगा और ना ही मुझे दोबारा जन्म लेने देगा। इसीलिए मैंने खुद को क्षित गगर्भ बोधिसत्व की तस्वीरों से पूरी तरह लपेट लिया था और प्रार्थना की थी कि बुद्ध की कृपा मेरे पापों को धो देगा और मुझे अगले जन्म में फिर से इंसान के रूप में जन्म लेने का मौका देगा। मैंने अनान को बिना कुछ छिपाए 15 साल पहले हुई उन घटनाओं का हर खूनी ब्यौरा सुनाया, जिसमें यह भी शामिल था कि कैसे मैंने अपने शरीर के चारों ओर लोहे की मोटी मोटी चादरों की कई परतें कसकर बांध ली थी, क्योंकि ऐसी योजना से मेरी आवाजाही बहुत सीमित हो जाती। इसलिए मैंने एक तरीका अपनाया, शायद थोड़ा अजीब लेकिन निश्चित रूप से असरदार। मैंने खुद को उस युद्ध के मैदान की रेत में दफना लिया जहां से मेरे दुश्मन को गुजरना ही था। मैंने सांस लेने के लिए बस एक पतली नली बाहर छोड़ रखी थी। जब आखिरकार उसका काफिला वहां पहुंचा तो वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और पेशाब करने लगा। ठीक मेरे सिर के ऊपर खड़े होकर सही मौका देखते ही मैंने अपनी चाकू ऊपर की ओर जोर से मारी, जो उसके कमर के नीचे के हिस्से में जा लगी और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। फिर मुझे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। मैं अकेला खड़ा था उस रेतीले मैदान में, हजारों पागल गुंडों के सामने बस एक अकेला आदमी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मुझे कितनी बार चाकू मारा गया। मुझे बस वो भयानक दर्द याद है जो मेरे पूरे शरीर में फैल रहा था और खून की भारी मात्रा बह जाने के कारण होने वाला वह चक्कर जैसा एहसास। शुरू में मेरे हमलावर हैरान थे कि मैं इतना दर्द कैसे सह पा रहा हूं, लेकिन फिर किसी ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, जिससे चादर जैसी धातु की परतें दिखाई देने लगी, जिन्हें मैंने मध्य युगीन शूरवीर के कवच की तरह अपने शरीर पर लपेट रखा था। गुस्से से पागल होकर उन्होंने तो यहां तक कोशिश की कि रेत के गड्ढे में मौजूद भारी मशीनों लोडर्स को चालू करके मुझे कुचल कर मार डालें। खुशकिस्मती से पुलिस ठीक समय पर पहुंच गई और मैं बच गया। उस दिन से लोग मुझे नदी पार करने वाला ड्रैगन कहने लगे। फिर भी उस नाम के लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी। आत्मरक्षा में जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने और एक बड़ी लड़ाई में शामिल होने के आरोप में मुझे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचकर मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से वीरान और खाली। जब तक कि तुम्हारी मां मुझसे मिलने नहीं आई और उसने मुझे बताया कि हमारा एक बच्चा होने वाला है, तभी मेरी जिंदगी में फिर से रोशनी आई, ताकि मैं अपनी आंखों से तुम्हें बड़ा होते देख सकूं। मैंने जेल के अंदर रहते हुए भी पूरी लगन से सुधार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आखिरकार मुझे एक आदर्श कैदी के तौर पर पहचान मिली और मुझे तय समय से 5 साल पहले ही रिहा कर दिया गया। ये सब इसलिए किया ताकि मैं वो दिन न चूक जाऊं जब तुम बड़ी होकर एक समझदार इंसान बनोगी। अनान ये सब सुनकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन क्यों? मां ने इन इतने सालों में मुझे इस बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया? ओह, तुम कितनी भोली बच्ची हो। वो एक बहुत ही बेरहम अपराधी गैंग था, एक ऐसा गैंग जो किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाता था। हम भला उसके बारे में बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? हमें इस बात का बहुत डर था कि उनके बचे हुए लोग हमसे बदला लेने के लिए हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। हमने तो आज और दूसरों को भी तुम्हारी मां की आर्थिक मदद करने की हिम्मत नहीं करने दी। तुम्हारी असली पहचान बताने की तो बात ही छोड़ो। हमें बस इस बात का बहुत डर था कि कहीं तुम पर और तुम्हारी मां पर कोई आफत ना आ जाए। तो फिर अब जब तुम वापस आ गए हो तो भी मुझे सच क्यों नहीं बता रहे? मैंने अपने पीछे खड़े भाइयों के समूह की ओर इशारा करते हुए पूछा, जो अभी भी चुपचाप हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि 15 साल बीत जाने के बाद भी हर कोई आज भी मुझे अपना चेयरमैन मानकर पूरे दिल से मेरा साथ क्यों देता है? आज जो हमारे पीछे चल रहा था आगे आया, मिस, उसने कहना शुरू किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय भाई लॉन्ग के मन में कोई भी स्वार्थी विचार नहीं था। हम में से हर किसी के बुजुर्ग माता पिता थे जिनकी देखभाल करनी थी और छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें पालना था। जब वह जेल चले गए और हम उनके निजी सामान को देख रहे थे, तब हमें पता चला कि उन्होंने जानबूझकर उस जानलेवा संकट से जुड़े पैसों के मामले में हेरफेर की थी। उस मामले में शामिल सारा पैसा असल में बेकार पैसा था, ऐसा पैसा जिसे उन्होंने पूरी तरह से पहुंच से बाहर कर दिया था।
शुरू से ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि हम बाकी लोगों को बचाने के लिए वो खुद को कुर्बान कर देंगे। मैंने आना को एक मीठी कड़वी मुस्कान दी। उस समय मुझे पता ही नहीं था कि तुम इस दुनिया में हो। अगर मुझे उस समय पता होता कि वह तुम्हें अपने गर्भ में पाल रही है तो मैं कभी भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, कभी भी अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ने जैसा इतना घिनौना और नीच काम नहीं करता। मैं हम सबके लिए एक रास्ता बनाना चाहता था। मैंने अनान को एक कड़वी मुस्कान दी। उस समय मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारा भी कोई अस्तित्व है। अगर मुझे पता होता कि वह तुम्हें पहले से ही अपनी कोख में लिए हुए हैं तो मैं कभी भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, कभी भी अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ने जैसा घिनौना काम नहीं करता। मेरे नजरिए से मैंने सचमुच तुम्हारी मां को छोड़ने का ही फैसला किया था, और ठीक इसी गहरे रग-रग में समा हुए पछतावे की वजह से मुझे लगता है कि मेरे पास तुम दोनों के सामने सब कुछ कबूल करने का कोई चेहरा ही नहीं बचा है। ठीक है, अब तुम सब मेरा पीछा करना बंद करो, वापस जाओ और तुरंत कंपनी के मामले संभालें। आज का रवैया तनावपूर्ण और अजीब हो गया। उसने मदद के लिए मिस आनान की ओर गिड़गिड़ाते हुए देखा। भाई लॉन्ग युवांडा वापस जाने से इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो वफादारी और भाईचारे को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन 15 साल पहले हम कमजोर और छोटे थे और उनकी पनाह में छिपने पर मजबूर थे ताकि हमें उनकी सुरक्षा मिल सके। अब 15 साल बाद आखिरकार हमारी बारी आई है कि हम इस भारी एहसान का बदला चुकाएं। प्लीज मिस आनान, भाई लॉन्ग को मनाइए कि वो युवांडा वापस जाए और पूरी बागडोर अपने हाथ में ले। माथे पर बल डालते हुए मैंने पक्के इरादे से कहा, तुम सबको यहां से जाना होगा। मैंने उस समय जो कुछ भी किया था उसके बदले में तुमसे किसी भी तरह के एहसान की उम्मीद नहीं की थी। अचानक आनान बोल पड़ी। उसकी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। डैड, मैं एक अमीर बाप की बेटी बनना चाहती हूं। मैं हक्का बक्का रह गया। आना बहुत ज्यादा बेचैन हो गई। वो खड़ी हुई मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जोर जोर से झोरने लगी। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो बस एक अमीर बच्चा बनना चाहता हूं। तुम 15 साल जेल में रहे और तुमने मां और मुझे पहले ही 15 साल तकलीफें दी है। अब जब लोग हमारे दरवाजे पर आकर तुम्हारा एहसान चुकाने की पेशकश कर रहे हैं तो क्या एक अमीर लाड प्यार वाली औरत की तरह जीना बहुत बढ़िया नहीं होगा? उसने पूछा, लेकिन यह तो एक आदमी के उसूलों और इज्जत का मामला है, अपने भाई के लिए खड़े होने का। मैं इसे पैसों में कैसे तोल सकता हूं या इसे किसी इनाम के तौर पर कैसे कबूल कर सकता हूं? उसने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अचानक नफरत की एक ऐसी झलक दिखाई दी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे तुम्हारी भाईचारे की बातों या तुम्हारी मर्दाना इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने आज इसे ठुकरा दिया तो मैं तुमसे हमेशा के लिए नफरत करूंगी। इसका मतलब यह होगा कि अपने बेतुके घमंड की खातिर तुमने खुद ही मां और मेरे दोनों के लिए एक आराम भरी खुशहाल जिंदगी जीने का मौका बर्बाद कर दिया। मैं हिचकिचाया, मेरा दिल अंदरूनी कशमकश से टूट रहा था। कुछ देर बाद मैंने अपनी बेटी की पक्की नजर से नजर मिलाई। आखिर में मैं आज और दूसरों की तरफ मुड़ा और कहा, अगर तुम सच में मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो क्या तुम उस स्कूल की कैंटीन को खरीदने का कोई तरीका ढूंढ सकते हो और मुझे उसे चलाने दे सकते हो। ये सुनकर मेरे भाई तुरंत गुस्से से भर गए। भाई लॉन्ग, एक मामूली सी स्कूल कैंटीन ये तुम्हारी शान के बहुत नीचे है। यह तुम्हारी हैसियत की बेइज्जती है। इसके बजाय ये कैसा रहेगा? हमारे युवांडा ग्रुप की अलग अलग जगहों पर कुल 25 कर्मचारियों की कैंटीनें हैं। हम उन सभी का ठेका तुम्हें दे देंगे। हम अभी कागजात पर दस्तखत कर देंगे ताकि तुम तुरंत काम संभाल सको। और किराए की बात तुम ग्रुप को अगले साल पैसे दे देना जब तुम्हें मुनाफा होने लगे। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि तुम मुझे यह सब मुफ्त में दे रहे हो? मैंने पूछा, भाई लॉन्ग, हम ऐसे भाई हैं जिन्होंने एक साथ मौत का सामना किया है, फिर ऐसी छोटी मोटी बातों पर क्यों बहस करना? मैं एक बार फिर मना करना चाहता था, लेकिन जिस पल मैंने आना की आंखों में उम्मीद भरी चाहत देखी, मैं अपनी उस बची खुची मर्दाना इज्जत को जिसे मैं अभी चिपका हुआ था बस एक तरफ रख सका। कुल 26 कैफेरिया के कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के एक महीने बाद मैंने सामान ढोने के लिए एक पुरानी गाड़ी खरीदी। फिर मैंने 2 एकदम नई गाड़ियां खरीदी, एक मेरी पत्नी के चलाने के लिए और दूसरी जो पूरी तरह से क्रिस्टल से जड़ी हुई थी आन के कमरे की सजावट के लिए। उनके चेहरों पर छलकती सच्ची और दिल से निकली खुशी देखकर मैंने मन ही मन सोचा, छोड़ो भी,
अपने छोटे से परिवार का भरण पोषण कर पाना और ये सुनिश्चित करना कि वे सबसे बेहतरीन जिंदगी जिए, ये किसी भी और चीज से ज्यादा मायने रखता है। जहां तक उस इज्जत की बात है जिनसे पुरुषों के बंधे होने की उम्मीद की जाती है, तो अगर मुझे उन्हें खोना भी पड़े तो कोई बात नहीं। आना अब वह बाकी और बिगड़ल लड़की नहीं रही जो वो पहले हुआ करती थी। उसने अपनी संदिग्ध दोस्तों की टोली से खुद ही नाता तोड़ लिया है और अब पूरी गंभीरता से अपनी पढ़ाई में जुट गई है और उसके ग्रेड भी लगातार बेहतर हो रहे हैं। उसने मुझे बताया कि उसका लक्ष्य देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर मेरी पढ़ाई करना है, ताकि भविष्य में वह मेरे नक्शे दम पर चल सके और इस विशाल पारिवारिक कारोबार को संभालने में मेरी मदद कर सके। अपनी बेटी को एक इतनी संस्कारी और समझदार युवती में बदलते देखकर मैं भावनाओं से भर गया और मुझे गहरी संतुष्टि का अनुभव हुआ। उस दिन के बाद से दुनिया के लिए वो खूंखार रिवर क्रॉसिंग ड्रैगन अब अस्तित्व में नहीं रहा। अब तो बस एक साधारण सा कैफेटेरिया मालिक बचा था जो अपनी पत्नी और बेटी से बेइंतहा प्यार करता था।